साकिब ये बताएं कि अब क्या इक्वेशन बन रही है, कितनी प्रोविंशियल असेंबलीज़ की सीटें हैं जो मुतनाज़ा हो गई हैं, कितनी कौमी असेंबली की हैं और क्या अब होने जा रहा है आपकी दानिस्त में? एक तो टोटल जो है वो 78 नशिस्तें थीं, जिसमें जो कौमी असम्बली की पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की थीं नशिस्तें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब पे जो है वो के लिए है फैसला, तमाम सूबों की और कौमी असम्बली के। इसमें 39 नशिस्तें तो PTI को डिक्लेयर कर दिया गया है, 39 MNAs को PTI का जो मेंबर है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि केस वो एक एंगल है कि केस था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और इस केस के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहीं नहीं रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है अब जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी PTI, पार्लियामेंट में भी PTI और हर जगह पे अब जो तारुफ होगा उनका PTI के तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इस सारे मामले में फिलहाल गैर फाल हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी तो वो है साहबजादा अहमद रजा साहब, अब जो है वो PTI के मेंबर जो है वो हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो पूरे इसमें गैर फाल हो गई है। अब जो उनके हैं आज़ाद डिक्लेयर किए गए हैं वो 41 है। उन्होंने 15 रोज में जमा करवाने हैं, अपने सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाने हैं। तो इसमें जो हुकूमत वक्त है इसके लिए 2 चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो 8 फरवरी से ऑनवर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो है फॉर्म 47 का। वो पंजाब में 180 से जायद वहाँ पे इलेक्शन पिटीशंस हैं, इस्लामाबाद की हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो वो एक अलग से चैलेंज है। वहाँ पे उसको करने के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली कि रिटायर्ड जज लगा लें और ट्रिब्यूनल तब्दील करवा लें और उसका माजी से इतलाक करवा लें। वो उन्होंने अलग से उसका बंदोबस्त किया कि फॉर्म 47, लेकर वो अभी भी मामलात मौजूद है, खत्म नहीं हुए, पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी। और उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज सामने आई कि जो एक उनके मेंबर थे यहाँ पे राजा खुर्रम नवाज, उन्होंने कहा एक टीवी जो है वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे फॉर्म 45 टेस्ट करवा के जो है तस्दीक करवा के दिए हैं। तो सबसे हैरान कौन मामला ये है कि जो फॉर्म 45 होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर से पोलिंग एजेंट लेकर अपने मुतलका कैंडिडेट को देता है, रिटर्निंग अफसर की तस्दीक या उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। तो ये काफी जो है वो सवालात हैं। तो हुकूमत के लिए वो अलग से एक चैलेंज है। अब जो दूसरा जो चैलेंज ये आया है, अगर ये 41 कैंडिडेट्स हैं, अब ये कहा जा रहा है, एक बात हो रही है कि वो इतने तोड़ लें तो दोबारा से जो है वो 2/3, ये आसान नहीं होगा। उसकी एक वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस सारे सिनेरियो में, वो फैसला 8 फरवरी से पहले जो कुछ हुआ और 8 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सारे का एक ही फैसला है और इसके असरात होंगे और आइंदा भी इसके जो है वो असरात हमें नजर आएंगे। ओवरऑल जुडिशरी पे भी असरात नजर आएंगे, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये कि ये आसान होगा कि वो जो है वो 41 लोगों को कहीं ना कहीं उसको इस तरह करने की कोशिश की जाए। असेंबली में हुकूमत इस वक्त अब जा चुकी है डेंजर जोन में या नहीं जा रही, सेफ है? आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं सेफ है। डेंजर जोन तो नहीं, सेफ ही है, वो मसला नहीं है उनको। डेंजर जोन यही है कि यहाँ पे अगर ये PTI को सारी नशिस्तें मिल जाती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI हो जाएगी पार्लियामेंट में, मतलब कौमी असेंबली में, फिर नून लीग और फिर जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। तो ये एक मॉरली तो उन पे बाउंड हो जाएगा ना कि हम वो हुकूमत में है लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो PTI है जो कौमी असेंबली में। इसी तरह पंजाब में भी उनकी नशिस्तें आ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा, फिर सेनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा की सारी नशिस्तें जो है वो किसको जाएंगी, जो है वो PTI को अब मिलेंगी। सेनेट में भी PTI मेजॉरिटी में जा सकती है। ये जो अभी तक की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, अगर ये नशिस्तें इनको सारी मिलती हैं तो हुकूमत के लिए ये अलग से एक जो है वो एक चैलेंज है। अब वो ऐसा उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि एक PTI नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिस तरह 8 फरवरी से पहले ट्रीट किया जाता था या बाद में भी ट्रीट किया जाता रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, अब उनको फुल फ्लेज उसको इंगेज करना पड़ेगा अहम कौमी इश्यूज में
और उनको कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के लिए भी इंगेज करना पड़ेगा अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है उन्हें चलानी है। साकिब, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ज़राए से जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है, एक तो वही कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, हमारी तो वेबसाइट पर अभी भी पीटीआई सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। फिर दूसरी वो बात ये कर रहे हैं कि जिन 41 उम्मीदवारों को हमने आज़ाद डिक्लेयर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई लिखा ही नहीं था, तो फिर हम कैसे उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर देते हैं। वो पीटीआई पर डाल रहे हैं चीज़ कि ये असल में पीटीआई की गलती है। पहली बात तो ये है कि ये जो ज़राए वाला मामला है इसमें बड़ा आसान होता है कि कल इलेक्शन कमीशन कहे कि हमने तो कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन गोया ये कह रहा है कि 11 जजेस ने 13 में से, अच्छा इलेक्शन वैसे फैसला पीटीआई के हक में 8-5 के उस रेशो पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो सारे जजेस जो है वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि भाई आपने काम ठीक नहीं किया। मतलब अंदाजा लगा लें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हमेशा से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स भी ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, अलग से उसका स्टेटस है, हम उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन्होंने भी ये बात की है। उन्होंने कहा है कि आपने गलत तशरीह की है उस 13 जनवरी वाले उस फैसले की, और आपने आज़ाद डिक्लेयर किया है, गलत आज़ाद जब डिक्लेयर किया, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को उस हद तक उन्होंने भी कलअदम करार दिया है। तो इससे बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में बात नहीं हो सकती जो इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है। फिर इलेक्शन सारी दुनिया ने देखा कि ये जो सवाल हो रहा था कि फर्ज करें कि 6 लोगों के ही सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो आपने उनको किस इख्तियार के तहत आज़ाद डिक्लेयर किया, कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे सका। फिर इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल जो कारकर्दगी थी, रिटर्निंग अफसरान ने जो रिजल्ट्स देने थे 2 बजे तक या नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे तक, वो जो टाइम फ्रेम था उस टाइम में वो रिजल्ट्स नहीं दिए गए। क्या आज तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट की? और ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह पे यही चीजें चल रही थी। क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई? क्या प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कोई तहकीकात की गई? फिर जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ये जो है वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए जो है वो बताया गया था कि हमने लगाया है, और बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, और दावा किया गया 6 फरवरी को कि ये बगैर इंटरनेट के चलेगा, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। और फ्लॉप के पीछे कहते हैं जी इंटरनेट बंद था तो इसलिए फ्लॉप हो गया, हालांकि खुद कह रहे थे कि इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। और आज इलेक्शन कमीशन जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस सिस्टम में जो रिजल्ट्स भेजे गए थे 8 फरवरी शाम को प्रिजाइडिंग अफसरान ने 8-9 बजे रिजल्ट्स जो भेजे थे, इस सिस्टम से वो रिजल्ट्स अगर सामने आ जाएं और उन पे टाइम भी लिखा हुआ होगा तो इलेक्शन पे, पूरे इलेक्शन पे कहीं जो है वो सवालिया निशान ना उठ जाए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे जब हम बात करते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट है। और जो आखिरी बात मैं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो डिटेल जजमेंट देगी, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे जो है वो बात होगी। ठीक है, नज़मुल साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? आज का गैर जरूरी सवाल, 2-3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहतरम अतहर मिनल्ला साहब ने फरमाया है कि 2018 में नून लीग के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। नून लीग के साथ वही हो रहा था 2018 में जी, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। मोहतरम जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, गैर जरूरी सवाल ये है कि 2-1 साल के बाद क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी और नून लीग के साथ वही हो रहा होगा जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है?